वेरी गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम दूसरा वाला पाठ देख रहे हैं हिंदी में, दुख का अधिकार। इसके लेखक हैं यशपाल। अब नाम से पाठ के कुछ ऐसा लगेगा ना कि अधिकार क्यों नहीं है किसी को दुख का, सबको होता है। दुखी होने का तो अधिकार ज़्यादा लेके रखा है लोगों ने जीवन में, है ना, कि छोटी छोटी बातों पे दुखी हो रहे हैं लोग जीवन में। तो दुख का अधिकार तो लोगों ने और अधिक लेकर रखा है, जितना उनका है भी नहीं उस बात के लिए भी वो दुखी होकर परेशान होकर जी रहे हैं। लेकिन इस पाठ में एक दूसरे तरीके का, एक वर्ग का क्या दर्द हो सकता है उसके तरफ लेखक ने हमारा ध्यान ले जाने की कोशिश की है कि ऐसा भी होता है, कुछ लोगों का जीवन ऐसा भी है जिनको दुखी होने का भी अधिकार नहीं है। हम देखेंगे इस पाठ में कैसे। यशपाल, इनका जन्म हुआ 1903 में, मृत्यु हुई 1976 में। फिरोजपुर छावनी में इनका जन्म हुआ। इन्होंने आरंभिक शिक्षा स्थानीय स्कूल में और उच्च शिक्षा लाहौर में पाई। उस समय बंटवारा नहीं हुआ था हिंदुस्तान पाकिस्तान का, तो लाहौर तक भी वही पूरा हिंदुस्तान ही था। तो इनकी जो आगे की शिक्षा हुई वो लाहौर में हुई। यशपाल विद्यार्थी काल से ही क्रांतिकारी गतिविधियों में जुट गए थे। अमर शहीद भगत सिंह आदि के साथ मिलकर इन्होंने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लिया। भगत सिंह के साथ भी थे ये स्वतंत्रता आंदोलन में यशपाल जी। इनकी प्रमुख कृतियां हैं देशद्रोही, पार्टी कामरेड, दादा कामरेड, झूठा सच तथा मेरी तेरी उसकी बात। ये सभी इनके उपन्यास हैं। देशद्रोही भी उपन्यास है, पार्टी कामरेड, दादा कामरेड, झूठा सच तथा मेरी तेरी उसकी बात, ये सभी इनके उपन्यास हैं। ज्ञानदान, तर्क का तूफान, पिंजड़े की उड़ान, फूलों का कुर्ता, उत्तराधिकारी, ये इनके कहानी संग्रह हैं। और सिंहावलोकन, ये इनकी आत्मकथा है। मेरी तेरी उसकी बात पर यशपाल को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला इस उपन्यास के लिए उनको। यशपाल की कहानियों में कथा रस सर्वत्र मिलता है। वर्ग संघर्ष, मनोविश्लेषण और पैना व्यंग इनकी कहानियों की विशेषताएं हैं। मतलब इनकी कहानी में आपको वर्ग संघर्ष, दो वर्गों के बीच का जो संघर्ष है वो भी देखने को मिल जाता है। मनोवैज्ञानिक जितने तथ्य होते हैं उसका विश्लेषण करके दिखाते हैं ये अपनी कहानियों में। और बहुत पैना व्यंग, व्यंग का मतलब है क्रिटिसाइज करना। जैसे हमने पहला लेसन जो धूल देखा था वो आलोचनात्मक निबंध था, तो आलोचना मिलती है इनके पाठ में। अगर कोई दिखावा कर रहा है, ढोंग कर रहा है, आडंबर कर रहा है, झूठ को दर्शाने की कोशिश कर रहा है, तो उसके ऊपर ये पैना व्यंग करते हैं। जैसे अगर धूल लेसन पे आप जाओ तो उसमें क्या व्यंग है पूरे लेसन में? पूरे लेसन का मूल भाव ही यह है कि ग्रामीण लोगों को की महत्ता को कम नहीं समझा जाना चाहिए और दिखावे और झूठ और आडंबर के जीवन को सही नहीं समझा जाना चाहिए। लेखक ऐसा नहीं कहना चाहते कि पूरा शहरी जीवन ढोंग आडंबर से है भरा हुआ, लेकिन ऐसा बहुत ज़्यादा प्रतिशत में हो रहा है, इसीलिए उनको दो भागों में बांटना पड़ा, ग्रामीण जीवन और शहरी जीवन को। क्योंकि ढोंग आडंबर दिखावा कर रहे हैं जो लोग सच्चाई को नहीं समझ रहे हैं जीवन की, जो रिश्तों से दूर भाग रहे हैं, रिश्तों को नहीं समझ रहे हैं, जिनमें अपनापन आत्मीयता नहीं रह गई, मिट्टी से दूर भागने की कोशिश कर रहे हैं, आसमान में घर बना रहे हैं। ये सारी चीज़ें मतलब लेखक के मन को दुख पहुंचाती है, इसलिए इसे कहानी के माध्यम से आलोचना की है उन्होंने निबंध में। तो यहाँ पर भी इस कहानी में भी, दुख का अधिकार में भी, ऐसे ही सामाजिक कुरीतियाँ जो हैं, जिसके नाम पर हम किसी के दुख दर्द को भी समझने की कोशिश ना करें, उसके तरफ लेखक हमारा ध्यान ले जाना चाहते हैं। पैना व्यंग करते हैं वो। यशपाल यह मानते रहे कि समाज को उन्नत बनाने का एक ही रास्ता है, सामाजिक समानता, और सामाजिक समानता के साथ साथ आर्थिक समानता। यशपाल लेखक जी मानते हैं कि अगर समाज को उन्नत बनाना है, अग्रसर बनाना है, समाज को सफल मतलब आगे बढ़ता हुआ विकासशील या विकसित समाज हमको बनाना है, सबको सुखी रखना है समाज में, तो सामाजिक समानता तो मिलनी ही चाहिए, साथ में आर्थिक समानता भी सबको मिलनी चाहिए। सबके हाथों में काम हो, सबके पास जीवन यापन के साधन हों। यशपाल ने अपनी रचनाओं में हिंदी के अलावा उर्दू और अंग्रेजी के शब्दों का भी बेहिचक प्रयोग किया है। इनके जो भी रचनाएं आप पढ़ेंगे उसमें
हिंदी तो है, हिंदी में लिखा ही है उन्होंने बहुत सारा, उर्दू और अंग्रेजी के भी शब्द उनके पाठ में हमको मिलते हैं। प्रस्तुत कहानी देश में फैले अंधविश्वासों और ऊंच नीच के भेदभाव को बेनकाब करते हुए यह बताती है कि दुख की अनुभूति सभी को समान रूप से होती है। कहानी धनी लोगों की अमानवीयता और गरीबों की मजबूरी को भी पूरी गहराई से उजागर करती है। यह सही है कि दुख सभी को तोड़ता है, दुख में मातम मनाना हर कोई चाहता है, दुख के क्षण से सामना होने पर सब अवश हो जाते हैं, पर इस देश में ऐसे भी अभागे लोग हैं जिन्हें न तो दुख मनाने का अधिकार है न अवकाश। हम लोग मध्यम वर्गीय परिवारों से आते हैं तो हम नहीं जानते ऐसे लोगों का दुख, जो एकदम निम्न मध्यम या निम्न नहीं, एकदम निचला स्तर का परिवार है, जिसकी आवक के साधन बहुत कम हैं, मुसीबतें बहुत ज़्यादा हैं इस जीवन यापन में, आर्थिक विषमता का जीवन जी रहे हैं, गरीबी रेखा से नीचे जी रहे हैं। उन लोगों के जीवन में बहुत सारी ऐसी भी चीज़ें हैं जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते कि वो मतलब इस प्रताड़ना से भी गुजरते हैं और समाज का भी इस बात के लिए कभी साथ नहीं मिलता। तो ये बहुत पहले की कहानी है ये। आज इसके बारे में अब इतना लेखकों ने लिखा ही इसलिए कि समाज जागरूक हो इस विषय को लेकर। इस कहानी का भी उद्देश्य क्या है, दुख का अधिकार का, कि समाज जागरूक हो इस विषय को लेकर। लेकिन अभी मैं मानती हूँ कि समाज बहुत सारा जागरूक हो रहा है और इससे आगे और होना चाहिए। जैसे आज की जो परिस्थितियां हैं, अगर आप देखें ये कोरोना काल में, कोविड-19 में, तो लोगों ने इस दर्द को समझा, लोगों ने लोगों के घर जा जाकर भी उनके कुशल क्षेम को पूछा, किसी चीज़ की आवश्यकता को पूछा, उसकी पूर्ति की। तो इस तरह से जागना ज़रूरी है समाज को। ठीक है, कोरोना काल आया इसलिए नहीं, वैसे भी जब कोई मुसीबत संकट ना हो, हम किसी ऐसी परिस्थिति में ना हो, तब भी लोगों का पूरा हर व्यक्ति का समाज के प्रति एक उत्तरदायित्व बनता है कि हमारे आस पड़ोस में कोई ऐसा व्यक्ति तो नहीं रह रहा है जिसको किसी चीज़ की आवश्यकता की पूर्ति नहीं हो पा रही है, बड़ी मुसीबतों से गुजर रहा है। इस चीज़ को हमको समझना पड़ेगा। ये बहुत पहले की कहानी है, तो कुछ भागों में अभी भी ऐसा है कि नहीं समझ रहे हैं लोग, कुछ कहीं हो सकता है ये घटनाएं घट भी रही हैं ऐसी भी, लेकिन इसको समझना चाहिए समाज ने। इसी के लिए ये कहानी है हमारे सीखने के लिए कि हम इस चीज़ से अनभिज्ञ ना रहें, हमको ज्ञात हो कि हम ऐसे लोगों के दर्द को समझ सकें, उसको दूर करने का प्रयास कर सकें, समाज के एक सुजान नागरिक होने के नाते, एक सजग नागरिक होने के नाते, जागरूक नागरिक होने के नाते। तो जैसे अभी स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि आपके आस पड़ोस में अगर कोई भूखा रहता है और आप अगर मंदिर में भी दान कर रहे हो या आराम से खुद सो रहे हो, तो अर्थ नहीं बचा उस कार्य को। आप बहुत बड़ी पूजा भी करवाओगे तो वो सफल नहीं होगी अगर आपके आस पड़ोस में कोई भूखा रहता है और आप उसके मतलब उसके लिए कुछ नहीं कर रहे हो। तो ये सिंपल सहज बात है, बहुत सहज सोचने वाली बात है कि इस चीज़ से हमको अनजान नहीं रहना चाहिए। जबकि जीवन ऐसे ही चला जा रहा था पिछले कुछ दशकों में कि लोग अपने ही जीवन में मस्त थे, आस पड़ोस में कोई घटना भी घटे तो जैसे उससे कोई सरोकार नहीं है उनको, उनसे कोई उस चीज़ से कोई लेना देना नहीं है उनको। ये बहुत बड़ी त्रासदी है किसी भी समाज के लिए, संवेदना का मर जाना। अगर संवेदनाएं नहीं हैं किसी भी समाज में तो वो समाज आगे नहीं बढ़ सकता है, वो विकसित समाज नहीं हो सकता है। कि संवेदनाएं केवल परिवार के व्यक्ति के लिए, रिश्तेदारों के लिए, अपनों के लिए नहीं होती, समाज के हर व्यक्ति के लिए हम संवेदनशील हों, ये भी इस कहानी का उद्देश्य है दुख के अधिकार का। तो कैसे दुख का अधिकार नहीं है, कोई ऐसा भी परिवार हो सकता है समाज में जिसको दुख मनाने का भी अधिकार नहीं है। तो दो वर्ग के लोगों के बीच में तुलना करके लेखक ने हमको यह बात समझाने का प्रयास किया है। हम पाठ पर चलते हैं। मनुष्यों की पोशाकें उन्हें विभिन्न श्रेणियों में बांट देती हैं। प्राय पोशाक ही समाज में मनुष्य का अधिकार और उसका दर्जा निश्चित करती है। वह हमारे लिए अनेक बंद दरवाजे खोल देती है, परंतु कभी ऐसी भी परिस्थिति आ जाती है कि हम जरा नीचे झुककर समाज की निचली श्रेणियों की अनुभूति को समझना चाहते हैं। उस समय यह पोशाक ही बंधन और अड़चन बन जाती है। जैसे वायु की लहरें कटी हुई पतंग को
सहसा भूमि पर नहीं गिर जाने देती, उसी तरह खास परिस्थितियों में हमारी पोशाक हमें झुक सकने से रोके रहती है। मैं इसको आपको एक्सप्लेन करती हूँ। इसमें 2-3 प्रश्न बनते हैं बड़े महत्वपूर्ण, क्योंकि पाठ का कुछ सार भी है इसमें, एक भाग का समझ लीजिए। कैसे? मनुष्य की पोशाकें उन्हें विभिन्न श्रेणियों में बांट देती हैं। वैसे तो ये सही नहीं है कि ऐसा हो, लेकिन ऐसा ही हुआ है हमारे समाज में। हम जिस भी गुलामी से गुजरे हैं, उसके बाद से हमारे समाज का ये दृष्टिकोण बन गया, नज़रिया बन गया, जो अभी तक चला आ रहा है कि किसी व्यक्ति के कपड़ों से, पोशाक से हम उसके अच्छे बुरे का ज्ञान करते हैं, है ना। ये हुआ ना हमारे समाज में कि कोई बहुत अच्छा सूटेड बूटेड व्यक्ति है, टाई कोट सूट वाला है, तो वो बड़ा जेंटलमैन है, सभ्य व्यक्ति है। जो साधारण धोती कुर्ते वाला और टोपी या पैजामे वाला व्यक्ति है, वो उतना सभ्य नहीं है। लेकिन और सिर्फ यही नहीं, ये तो मैंने एक ज्ञान और इसके आधार पे बताया। दूसरा, पोशाक से हमेशा हमने उस व्यक्ति के पास कितना धन है, कितना धनी है, कितना संपन्न वर्ग से संबंध रखता है कि मध्यम वर्गीय से संपन्न रखता है, ये भी हमने पता लगाया पोशाकों से। मतलब पोशाक ने समाज को हमेशा श्रेणियों में बांटा है। जैसे लग्जरियस सामान डिवाइड कर देता है कि आपके पास कितनी सुख सुविधाएं, कितने बड़े बंगले हैं, वैसे कपड़े भी बांट देते हैं। कपड़े भी लोगों को बांट देते हैं धनाढ़ वर्ग में या गरीब वर्ग में या साधारण वर्ग में, मध्यम वर्गीय वर्ग में। तो मनुष्य की पोशाकें उन्हें विभिन्न श्रेणियों में बांट देती हैं कि वो मध्यम वर्गीय है, निम्न मध्यम वर्गीय है या उच्च वर्गीय है। प्राय पोशाक ही समाज में मनुष्य का अधिकार और उसका दर्जा निश्चित करती है। यह अधिकार मिलना नहीं चाहिए था पोशाक को, लेकिन मिल गया। क्या? उसको अधिकार मिल गया समाज के मनुष्यों का दर्जा और अधिकार निश्चित करने का। अगर वो बहुत ऊंची और बड़ी पोशाक वाला व्यक्ति है तो हम उसका दर्जा वैसे ही ऊंचा बना देते हैं, उसको अधिक अधिकार प्राप्त हो जाते हैं। वह हमारे लिए अनेक बंद दरवाजे खोल देती है। ये होता है लोगों के साथ, बहुत जगहों पर हुआ है कि अंग्रेजों ने एक कहाँ की घटना है, कर्नाटका वगैरह की, वहाँ एक ऐसा स्पोर्ट क्लब बनाया था कि वहाँ लिखा था बाहर कि केवल जो सूट बूट टाई वाले लोग हैं उन्हीं को एंट्री मिले। तो अभी कुछ दशकों पहले की बात है, एक रिटायर्ड जज जो बहुत ही मतलब रिचुअल को पालने वाले थे, पारंपरिक तरीके से जीवन जीते थे, वो धोती ही पहनते थे। वहाँ का पहनावा भी है धोती, दक्षिण भारत का। तो वो धोती और कुर्ता पहन के वहाँ स्पोर्ट क्लब में गए, रिटायर्ड थे, तो उनको अंदर एंट्री नहीं ली गई, एंट्री नहीं देने दी गई कि नहीं, यहाँ तो ऑलरेडी पहले से नियम बना चला आ रहा है। तो और कब का नियम था? वो अंग्रेजों के समय का, कि यहाँ सिर्फ धोती मतलब सूट बूट और टाई वाले लोगों को ही वहाँ पर प्रवेश था। तो इस बात के लिए उन्होंने बहुत बड़ी लंबी लड़ाई लड़ी कि इस कानून को बदला जाए। मतलब सोचो, हमने ऐसे भी कानूनों को हमारे यहाँ थोपे रखा। अगर अंग्रेज उसको दे के चले गए थे तो हमने उसको एज इट इज़ पालन करते रहे हम उसका, जबकि हम खुद 70 साल हमारी आज़ादी को हो गए अंग्रेजों से छुटकारा पाने को हमको। तो इसलिए कहा है कि पोशाकें आपके लिए अनेक बंद दरवाजे खोल देती हैं। 5 स्टार्स होटल में चले जाओ, कोई साधारण व्यक्ति एकदम साधारण कपड़े वाला, तो उसको तो वैसे ही रोक लेगा वहाँ का गार्ड। और कोई बहुत चकाचौंध एकदम कार से उतर रहा है और बहुत सूटेड बूटेड है और बड़ा अच्छे सूट पहनकर उतर रहा है, तो उसका बड़ा इससे स्वागत करेगा अंदर जाने के लिए, है ना। तो इसीलिए कहा है कि पोशाक हमारे लिए बंद दरवाजे खोल देती है। परंतु कभी ऐसी भी परिस्थिति आ जाती है कि हम जरा नीचे झुककर समाज की निचली श्रेणियों की अनुभूति को समझना चाहते हैं। अगर कोई साधारण मध्यम वर्गीय व्यक्ति है और वो जिस पोशाक में है, तो वो साबित करता है कि वो साधारण वर्ग से संबंध रखता है। और अगर वो चाहता है कि उससे निचला वर्ग जो है, उससे गरीब वर्ग जो है,
उसके किसी दर्द को समझने के लिए अगर वो बैठकर उस स्तर पर उतरना चाहता है तो ये पोशाक उसके लिए बंधन बन जाती है, अड़चन बन जाती है। आपको 2 मार्क का प्रश्न या 5 मार्क का प्रश्न भी इस पे पूछा जा सकता है कि किसी भी मनुष्य के लिए उसकी पोशाक कब बंधन और अड़चन बन जाती है। बंधन कब बनेगी, अड़चन कब बनेगी? अगर कोई मध्यम वर्गीय व्यक्ति निचली श्रेणी के व्यक्ति को के दुख दर्द को समझना चाहता है। जैसे एक एग्जाम्पल कि कोई व्यक्ति रास्ते में बहुत भिखारी है, रास्ते में बैठा है, उसकी कोई तकलीफ है, जोर जोर से रो रहा है, तो जो साधारण मध्यम वर्गीय व्यक्ति है वो भी उसको अगर जाकर सांत्वना देने की कोशिश करे तो नहीं कर पाते हैं लोग। क्या आस पड़ोस के लोग क्या सोचेंगे, क्यों बैठा इसके पास, क्या बात है, कौन लगता है इसका। उच्च वर्णीय तो नहीं पूछेगा, उच्च वर्गीय नहीं पूछेगा उसको। मध्यम वर्गीय की भी अड़चन बन जाती है कि उसके लिए वो पोशाक ही बंधन बन जाती है। वो जिस वर्ग से संबंध रखता है, जिस पोशाक में है वो साधारण मध्यम वर्गीय, उसके लिए निचली श्रेणी के व्यक्ति को कुछ पूछना अन्य लोगों की नज़रों में बड़ा सवाल बन जाता है। तो वो मारे शर्म के समाज की खातिर नहीं जाकर पूछ सकता। उसका कितना भी दिल दुखे साधारण व्यक्ति का कि क्यों रो रहा होगा, इसको जाके पूछूं, सांत्वना दूं, वो नहीं कर सकता इस काम को। ऐसे जगह पे लेखक मानते हैं कि मनुष्य के लिए उसकी पोशाक ही बंधन और अड़चन बन जाती है। उसके लिए एक लेखक ने एग्जाम्पल दिया है कि बंधन या अड़चन कैसे बनती है ये पोशाक। उस समय यह पोशाक ही बंधन और अड़चन बन जाती है जैसे वायु की लहरें कटी हुई पतंग को सहसा भूमि पे गिर नहीं जाने देती, उसी तरह खास परिस्थितियों में हमारी पोशाक हमें झुक सकने से रोके रहती है। जैसे वायु की लहरें कटी हुई पतंग को, हवा की जो लहरें हैं, हवा जिसको बहा कर ले जा रही है, पतंग कट गई, हवा उसको कहीं भी बहा कर ले जा रही है लेकिन हवा जितनी चल रही है तो अचानक उस कटी हुई पतंग को नीचे नहीं गिरा देती हवा। थोड़ी देर हवा में वो पतंग लहराती रहती है हवा के साथ। वैसे ही ऐसे ही घटना घटती है कब कि जैसे वायु की लहरें पतंग को सहसा भूमि पे गिर नहीं जाने देती, तुरंत गिरने नहीं देती, कटने के बाद थोड़ी देर हवा में लहराती हुई गिरती है नीचे कटी हुई पतंग। वैसे ही कुछ खास परिस्थितियां जब ऐसी आ जाती हैं कि हम निचली श्रेणी के दुख को समझने के लिए, लेखक चाहता है कि वो निचली श्रेणी का, लेखक के साथ खुद ये घटना घटी कि लेखक चाहता है एक स्त्री रास्ते के किनारे बैठकर बड़े जोर जोर से घुटनों में मुंह डालकर फफक फफक कर रो रही है। तो लेखक को लगता है कि उसके पास बैठे, उसके दुख को पूछे, लेकिन उसकी जो पोशाक है वो उसके लिए बंधन बन गई। तो वो उस स्तर पर नीचे नहीं बैठ पाता, उतर नहीं पाता, सड़क पर उस स्त्री के पास बैठकर उसका दर्द नहीं सुन सकता। जैसे वायु की लहरें पतंग को नीचे नहीं गिरने देती, वैसे मनुष्य को भी ये पोशाक आपकी रोक लेती है, सीधे नीचे नहीं गिर जाने देती, कहने का अर्थ ये। उसी तरह खास परिस्थितियों में भी हमारी पोशाक हमें झुक सकने से, मनुष्य झुकता नहीं है, फिर पोशाक ऐसी है उसकी, तो वो उसके लिए झुकना हो जाता है, जबकि झुकना नहीं है। वो किसी का दुख दर्द जानने के लिए बैठ जाना झुकना नहीं है, लेकिन समाज का ढांचा ऐसा बन चुका है, बाकी लोगों की नज़रें आपको इस तरह से देखती हैं जिसके लिए ये बंधन और अड़चन बन जाता है। मनुष्य का मन तो चाहता है कि उस दर्द को समझ ले किसी ऐसे व्यक्ति के, लेकिन समाज आपको किस नज़रों से देखेगा, कैसे दृष्टिगोचर करेगा, समाज का दृष्टिकोण क्या बनेगा आपके लिए, ये बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है, वहाँ सोचने वाला विषय हो जाता है। तो वहाँ पोशाक आपकी बंधन हो जाती है, अड़चन हो जाती है। आप किस वर्ग से बिलोंग करते हैं, किस वर्ग से संबंध रखते हैं। बाजार में फुटपाथ पर कुछ खरबूजे डलिया में और कुछ जमीन पर बिक्री के लिए रखे जान पड़ते थे। खरबूजों के समीप एक अधेड़ उम्र की औरत बैठी रो रही थी। खरबूजे बिक्री के लिए थे, परंतु उन्हें खरीदने के लिए कोई कैसे आगे बढ़ता। खरबूजों को बेचने वाली तो कपड़े में मुंह छिपाए, सिर को घुटनों पे रखे फफक फफक कर रो रही थी। हुआ क्या घटनाक्रम, लेखक जहाँ से गुजर रहे हैं बाजार है, फुटपाथ पे सड़क के किनारे पर एक स्त्री अधेड़ उम्र की, मतलब 40-45
साल की ऐसी स्त्री कुछ खरबूजे एक टोकरी में रखकर कुछ जमीन पर रखे हुए हैं, बेचने के लिए बैठी है। बेचने के लिए रखे हुए जान पड़ते हैं, लेकिन और उसके पास एक औरत बैठकर जोर जोर से फफक फफक कर रो रही है। तो कोई आगे कैसे बढ़े उन खरबूजों को खरीदने के लिए, क्योंकि खरबूजे को बेचने वाली स्त्री तो बेचने वाली तो कपड़े से मुंह छिपाए, अपना मुंह कपड़े से छिपाकर सिर घुटनों पर रखकर, सिर घुटनों पे रखा है, मुंह कपड़ों से छिपा लिया और फफक फफक कर रो रही है। इसलिए कोई खरीदने के लिए आगे भी कैसे बढ़े, क्योंकि किसी को जैसे लेखक जैसे लोगों को तो आश्चर्य लग रहा है कि क्या हुआ, यहाँ खरबूजे बचे हैं, बेचने के लिए रखे हैं, कुछ डलिया में है, मतलब कुछ टोकरी में रखे हैं, कुछ सड़क पे रखे हैं बेचने के लिए, वहीं पर दोनों ऊपर और नीचे, लेकिन कोई आगे कैसे बढ़े, क्योंकि वो स्त्री तो खुद रो रही है, घुटनों पे सर रखकर, मुंह कपड़े से छिपाकर। पड़ोस की दुकानों के तख्तों पर बैठे या बाजार में खड़े लोग घृणा से उस स्त्री के संबंध में बात कर रहे थे। उस स्त्री का रोना देखकर मन में एक व्यथा सी उठी, पर उसके रोने का कारण जानने का उपाय क्या था। फुटपाथ पर उसके समीप बैठ सकने में मेरी पोशाक ही व्यवधान बन खड़ी हो गई। लेखक मानते हैं कि बड़ी आस पड़ोस देखा लेखक ने तो उस स्त्री के बारे में, सभी दुकानों में जो तख्ते पे बैठे लोग थे, दुकानों में बाजार में लोग थे, वो उसके बारे में बड़ी घृणा से बात कर रहे हैं, नफरत से बात कर रहे हैं उस स्त्री की तरफ देख देख कर। क्यों? और वो लोग घृणा से बात कर रहे हैं, उस स्त्री का रोना देखकर लेखक के मन में बड़ा दुख हुआ, एक व्यथा उठी, बहुत तकलीफ हुई लेखक के मन में। पर उसके रोने का कारण क्या है लेखक नहीं जान सकते थे। क्यों? क्योंकि लेखक फुटपाथ पर बैठकर, उसके समीप बैठकर लेखक उसका दुख जानने का साहस नहीं रखते थे। उनको समाज किस नज़रिए से देखेगा, या उनको भी खुद अंदर से मन में ये भाव था कि मैं कैसे बैठूं, मध्यम वर्गीय व्यक्ति हैं, अपनी पोशाक से तो कैसे बैठें उसको पूछने के लिए कि क्या हुआ है, क्यों रो रही है वो स्त्री। ये जानने के मन में भले हुक उठी लेखक के, ये जानने के लिए लेखक विचलित हुए उस स्त्री का दुख देखकर, लेकिन बैठ सकने में वहां स्त्री के पास ये पूछने में लेखक की पोशाक ही उनके लिए बंधन और अड़चन बन जाती है। जो 2 मार्क का आपको प्रश्न आता है कि मनुष्य की पोशाक कब बंधन और अड़चन बन जाती है, तो मनुष्य जब अपने से निचली श्रेणी का दुख जानना चाहता है, उसकी अनुभूति को समझना चाहता है। जैसे यहाँ वो स्त्री क्यों दुखी है, क्यों रो रही है, लेखक अगर उसके समीप बैठकर उसके दुख को जानना चाहते हैं तो नहीं जान सकते। लेखक की पोशाक ही व्यवधान बन जाती है, व्यवधान यानी रुकावट बन जाती है। एक आदमी ने घृणा से एक तरफ थूकते हुए कहा, क्या जमाना है, जवान लड़के को मरे पूरा दिन नहीं बीता और यह बेहया दुकान लगा के बैठी है। दूसरे साहब अपनी दाढ़ी खुजाते हुए कह रहे थे, अरे जैसी नीयत होती है अल्लाह भी वैसी ही बरकत देता है। सामने के फुटपाथ पर खड़े एक आदमी ने दिया सलाई के तीली से कान खुजाते हुए कहा, अरे इन लोगों का क्या है, ये कमीने लोग रोटी के टुकड़े पर जान देते हैं, इनके लिए बेटा बेटी खसम लुगाई धर्म ईमान सब रोटी का टुकड़ा है। लोग उसके लिए इस तरह से बातें कर रहे हैं। और क्या बात पता चलती है उसमें लेखक को, जो सुन रहे हैं लेखक, कि लोग उसको इतना मतलब कोस रहे हैं कि क्या ज़माना आ गया है। एक व्यक्ति कह रहा है, उस औरत की तरफ देखकर थूकते हुए एक व्यक्ति कह रहा है बड़ी नफरत से, क्या कि जवान लड़के को मरे पूरा दिन नहीं बीता और यह बेहया दुकान लगा के बैठी है। अरे जवान लड़का अभी कल ही मरा है, उसका पूरा दिन भी नहीं बीता आज एक दिन, और ये बेशरम औरत दुकान लगा कर बैठी है खरबूजे बेचने के लिए। क्या कहानी है इसके पीछे, ये हम अगले पीरियड में देखेंगे कि वो स्त्री के साथ ऐसा क्या है कि उसका बेटा एक दिन पहले ही गुजर चुका है और वो भी जवान बेटा, और वो मजबूर है इस दुकान को लगाने के लिए बाज़ार में आकर फुटपाथ पर बैठकर खरबूजे बेचने के लिए। ये कहानी बची हुई मतलब आगे की जो कहानी है हम नेक्स्ट पीरियड में देखेंगे इसके आगे वाले वीडियो में। थैंक यू बच्चों।